आप सभी का डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और ये न्यू सिलेबस है, यानी जो अभी न्यू सिलेबस लागू हुआ है बीए प्रथम वर्ष का, उसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और उसके प्रथम प्रश्न पत्र का, यानी इतिहास में 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम प्रश्न पत्र का आज अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भारत का इतिहास 1206 से 1605 ईस्वी। इसमें हम लोग प्रथम चैप्टर भी हम लोगों का प्रथम है और जो टॉपिक है वह है 11वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत की स्थिति, यानी जब भारत पे तुर्कों का आक्रमण हुआ, यानी महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, तो उस समय भारत की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस पे हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसका अध्ययन करते हैं तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है हमारा। तो उद्देश्य यह है कि इसके अध्ययन से आप ये जान पाएंगे कि उत्तर भारत में जो 11वीं शताब्दी है उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसका ज्ञान प्राप्त कर पाए। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि मुख्य हम लोगों का जो विषय है वो आज का ये है कि 11वीं शताब्दी में जो राजनीतिक स्थिति, यानी मुख्य विषय में पहला हम लोग देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि भारत राजनीतिक विखंडन का शिकार है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत राजनीतिक विखंडन का शिकार है, यानी छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ है, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। अब इन परिस्थितियों में, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो एक मजबूत सत्ता होती है या केंद्रीय सत्ता होती है, उसका भारत में अभाव। अब अभाव है तो छोटे छोटे राज्य हैं और ये लोग क्या करते हैं कि अपने उत्थान के लिए, यानी अपने उत्थान के लिए ये लोग दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं, दूसरे से युद्ध करते हैं, अर्थात अपने दूसरे के को पराजित करके इस तरह आपस में ये संघर्षरत हैं, यानी दूसरे के अवसान पर ये लोग अपना उत्थान चाहते हैं। इनमें सर्वदा एकता का भाव है। अब हम लोग देख रहे हैं कि अब अगर प्रतिस्पर्धा है, छोटे छोटे राज्य हैं, तो ये लोग मिल करके विदेशी जो शत्रु हैं जो भारत पर आक्रमण करेंगे उसके विरुद्ध एकजुटता भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर ये एकजुट हो जाते तो जाहिर सी बात है कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को आसानी से निष्फल कर सकते। लेकिन इनमें क्योंकि एकता है ही नहीं, इसलिए ये मुकाबला भी मिलकर के नहीं कर पाते। फिर राज्यों का परिचय एक एक देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य उस समय महत्वपूर्ण थे, जो छोटे छोटे राज्य थे। तो देखें तो 2 मुस्लिम राज्य भी उस समय अस्तित्व में थे, एक सिंध में और दूसरा मुल्तान। उसके बाद हम लोग देखें कि हिंदू शाही राज्य, इसके बारे में जाने कि सबसे पहले तुर्कों से जो भिड़ंत हुई वो हिंदू शाही राज्य का होता है और ये राज्य तुर्क महमूद गजनवी के राज्य की सीमाओं से टकराता था। और यहाँ सबसे ज्यादा महमूद गजनवी का अगर आक्रमण होता है तो हिंदू शाही राज्य पर ही होता है। और हिंदू शाही राज्य ही ऐसा एकमात्र राज्य है कि जो ब्राह्मण वंश भी है और दूसरी चीज कि इसने तुर्कों के विरुद्ध जोरदार प्रतिक्रिया किया, उनसे लगातार युद्ध किया और फिर अंततः इसका जो शासक है, इसको इन लोगों ने जो भारत के अन्य जो छोटे छोटे राजा थे उनको भी अपने पक्ष में संगठित करके तुर्कों का मुकाबला करने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो तुर्कों से पराजित ही हो गए। और जिसका परिणाम ये था कि जो इसका जो सबसे दूरदर्शी राजा था जयपाल, लगातार पराजय के कारण ये आत्मदाह करना पड़ जाता है इसको, क्योंकि ये तुर्कों की बात को रोक नहीं पाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जयपाल असफल हो जाता है
कश्मीर में जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ उस समय रानी तिद्दा का शासन था। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था, लेकिन महमूद गजनवी जब आक्रमण किया तो यहाँ का प्रतिहार वंश के बारे में जाने कि प्रतिहार वंश प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली राजवंश है, जिसने उत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। लेकिन जिस समय महमूद गजनवी आक्रमण करता है भारत पे, उस समय प्रतिहार वंश की स्थिति बहुत कमजोर रहती है। इतनी कमजोर रहती है कि जो उसका उस समय जो शासक था राज्यपाल, वो महमूद के आक्रमणों का मुकाबला करने के बजाय राजधानी ही छोड़कर भाग गया। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी है राज्यों की, यानी राज्यपाल राजधानी छोड़कर भाग जाता है। अब कह रहे हैं बंगाल, तो बंगाल का जो पाल वंश का शासन था यहाँ, और इसका शासन महिपाल प्रथम था। तो यहाँ तक महमूद गजनवी का आक्रमण नहीं होता है, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है। हम लोग आगे देखें, गुजरात में चालुक्य वंश है, इसका शासन है, और इसका जो शासक है महमूद गजनवी जब आक्रमण करता है तो ये भी राजधानी छोड़कर भाग जाता है, और महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को मिट्टी में मिला देता है, यानी उसको विनष्ट कर देता है। अब देखिए बुंदेल में चंदेल वंश का शासन है। इसने महमूद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये भी अंततः असफल हो जाता है, क्योंकि अकेले महमूद गजनवी का कोई भी शासक मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी और इनमें कोई एकता नहीं थी कि ये लोग सोचते हैं कि चलो अगले राज्य को उसने जीत लिया, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महमूद गजनवी उसको जीतने के बाद पुनः उसको जीत लेता था जिसने तटस्थता की नीति अपनाई थी। तो ये दूरदर्शिता है शासकों की। मालवा में परमार वंश का शासन है। दक्षिण में चालुक्य और चोल शक्तिशाली हैं, लेकिन ये उत्तर भारत की राजनीति में विशेष हस्तक्षेप नहीं करते। अब देखिए सामाजिक स्थिति क्या है। तो इस काल में भारत जाति और उपजाति में विभाजित है, यानी अगर वर्ण भी देखेंगे तो भी 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और जात भी देखेंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन जो चारों वर्णों या 4 जातियों में नहीं आते थे, जिनको स्थान नहीं था, उन्हें हम उपजाति के नाम से जानते हैं, और इस काल में उपजातियों की संख्या अधिक थी। अब इसमें देखें कि एक बड़ा वर्ग था, यानी 4 वर्ण और 4 जातियों के बाहर एक बड़ा वर्ग था जिसे हम अत्यंज कहते हैं। अत्यंज मतलब कि ऐसे लोग जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जातियों और वर्णों में स्थान नहीं प्राप्त किए या उनके विशेषाधिकारों से वंचित रहे। अब शूद्रों की स्थिति क्या है कि ये लोग अक्सर हीन शिल्प, यानी ऐसे शिल्प जिसको समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उन शिल्पों को अपनाए हुए थे, जैसे चर्मकार यानी चमड़े काम करने वाले, जुलाहे, मछुआरा और टोकरी बनाने वाले। समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़ा हुआ था। ये लोग नगर से बाहर रहते थे, यानी इनकी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते थे। रात में ये नगर में प्रवेश करते थे और लकड़ी बजाते हुए जाते थे कि ताकि कोई टच न हो जाए, क्योंकि टच हो जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये लोग नगर से बाहर रहते थे, जैसे हाडी हो गए, डोम हो गए, चंडाल हो गए। तो इन लोगों की बड़ी सामाजिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। ये मुख्य धारा से बहुत कटे हुए थे और इनको कोई भी सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। अब देखिए अलबरूनी कहता है कि जो वैश्य, इस काल में जाने कि वैश्य और शूद्रों की जो श्रेणी थे एक बराबर हो गए, यानी दोनों के विशेषाधिकार क्या हो गए, कृषि, व्यापार और वाणिज्य। तो जब दोनों के स्वधर्म एक हो गए तो स्वधर्म एक हो जाएंगे तो उनकी जो सामाजिक हिरार्की है वो भी एक हो जाएगी। तो दोनों का स्वधर्म एक हो गया, यानी कृषि, व्यापार, वाणिज्य शूद्र भी करता और वैश्य भी करता। अब कह रहा है अलबरूनी इनको वेद और शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब धार्मिक अधिकार नहीं है। अब कह रहा है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा और जो ऊंच नीच की भावना है, इससे समाज कई वर्गों में विभाजित हो गया। जैसे उच्च वर्ग यानी शासक वर्ग, फिर शिल्पकार यानी व्यापारी वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और फिर निम्न वर्ग जिसको शूद्रों या जातियों की संख्या उसमें अधिक थी। अब कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई और वो पुरुषों के लिए भोग्या बन गई, यानी उसको भोग्या के रूप में उसका विकास होने लगा। अब उसका और कोई नैतिक और राजनीतिक, सामाजिक और विकास अवरुद्ध हो गया।
अब गए इस समय सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह जो बड़े पैमाने पर प्रचलित था, इसने महिलाओं की स्थिति को और अधिक कमजोर किया। अब देखिए धार्मिक स्थिति कैसी है, तो इस काल में ब्राह्मण, बौद्ध जो धर्म है, मुख्य धर्म यही दो हैं, और इन धर्मों में तंत्र मंत्र और कर्मकांड का प्रवेश हुआ। और जब तंत्र मंत्र कर्मकांड का प्रवेश हुआ तो जो धर्म का सहज और सरल रूप है वो विनष्ट हो गया, और विनष्ट हो गया तो इससे ढेर सारे वाम मार्गी संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे शाक्त हो गए और कपालिक हो गए, यानी ढेर सारे। अगर बौद्ध धर्म में भी देख लें तो हम देखेंगे कि इस काल में वज्रयान का उदय हुआ। अब वज्रयान क्या है कि बौद्ध धर्म का ये वाम मार्गी संप्रदाय है। अब वाम मार्गी संप्रदाय है तो इसमें जो मोक्ष का साधन माना गया, निर्वाण का जो साधन माना गया, अब वो नैतिक आचार विचार नहीं रहे जो बुद्ध के मूल विचार है। अब इस मोक्ष का साधन इस बौद्ध धर्म का ये माना गया कि मांस, मदिरा, मैथुन, यानी अब इसके सहारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, और आगे इससे सहज ज्ञान का विकास होता है और ज्यादा निकृष्ट हो जाता है। यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि मंदिरों में देवताओं की पूजा करने के लिए देवदासियां रखी जाती थी, और देवदासी एक तरह की बहुत जो है बुरी परंपरा है भारतीय समाज की। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा कि जो शिक्षा है, यानी जैसे यहाँ विहार हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, ये तो अनाचार के केंद्र थे और यहीं पर शिक्षा भी दी जाती थी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके एक छात्र के पास से शराब की बोतल पाई गई। अगर जहाँ नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी, शारीरिक और आत्मिक विकास की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ अगर विद्यालय के छात्र के पास अगर शराब की बोतल पाई जाती है तो इससे आप सोच सकते हैं कि समाज किस दिशा में पहुंच रहा था, कितना उसका पतन चरम की ओर बढ़ रहा था। ये भी पूछा गया कि उसको किसने ये शराब दिया है, तो उसने ये बताया कि ये किसी भिक्षुणी ने दिया है। तो पतन अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका था। अब देखिए कि जो पूरी परिस्थितियां बनी उसने हमारे देश पर क्या प्रभाव डाला, हमारे समाज और राज शासक वर्ग पर क्या प्रभाव डाला। अब इन परिस्थितियों ने त्याग की जो भावना थी, देश प्रेम की जो भावना थी, सत्कर्म जो था, मनोबल जो था, उसको कमजोर कर दिया। यानी जिससे कोई समाज उठ खड़ा होता है, वो चीजें हमारे समाज से विलुप्त हो गई। यानी त्याग, देश प्रेम, सत्कर्म और मनोबल, ये तीनों चीजें गिर गई। अब देखिए इससे क्या हुआ कि अब ये जब गिरे तो किसमें वृद्धि हुई? भ्रष्टाचार में, विलासिता में, ये चीजें मजबूत हुई। तो जब मूल चीजें यानी समाज को मजबूत करने वाले तत्व अगर कहने का मतलब कमजोर होंगे तो समाज को कमजोर करने वाले जो तत्व हैं वो मजबूत होंगे। तो इस समय भ्रष्टाचार और विलासिता मजबूत हो गई। अब सैनिक की स्थिति देखिए कि जो भारतीय है इस समय परंपरागत युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी हाथी पर राजा चलता है, और जबकि तुर्क अपने साथ जब आए भारत पर आक्रमण किए तो तीव्र गति से चलने वाले अश्वरोही सेना के सहारे भारत को विजय किए, और वो तीर धनुष का प्रयोग करते थे। और यहाँ हम लोग परंपरागत भाला, कटार और तलवार। आपको एक एग्जाम्पल दें कि जब दाहिर जो भारत के जो राजा थे ये हाथी पर युद्ध लड़ते थे, और जब भी उनको तीर लग जाती थी वो दूर से मार देते, राजा गिर जाता, तो इससे सेना भाग जाती कि मेरा राजा मर गया। यानी राजा जिंदा है लेकिन सेना मैदान छोड़कर भाग गई क्योंकि उसे आभास हो जाता था कि राजा नहीं है, क्योंकि हाथी पर राजा दिख नहीं रहा। तो ये भी एक इनके पराजय का या पतन का ये भी कारण है। दूसरा चीज हम कह रहे हैं उत्तर पश्चिम से अक्सर आक्रमण होते हैं पूरे प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कोई नीति इन लोगों ने डेवलप नहीं की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई भी भारतीय शासक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने उत्तर पश्चिम जो सीमा नीति है उसका सही ढंग से विकास किया। अब देखिए आर्थिक परिस्थिति क्या है, विदेश व्यापार प्रभावित हो गई है, अधिकांश जनसंख्या का जो आय का साधन है वो कृषि बनता है। फिर भी देश इस समय भी सोने की चिड़िया है, क्योंकि इसके पास अकूत धन संपत्ति संचित है, और वो धन संपत्ति कुछ वर्गों के पास है, कुछ संस्थानों के पास है,
जैसे मठ हो गए, मंदिर हो गए, शासक वर्ग हो गया, साहूकार हो गए, यानी इन लोगों के पास संपत्ति संचित है। और ये जो संपत्ति का संकेंद्रण था, इसी ने महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे धन एक ही जगह इकट्ठा मिल जाता, इसीलिए इन्हीं संस्थानों पर उसने अपने आक्रमण को केंद्रित किया। लेकिन सामान्य जनता के पास धन नहीं। तो ये हमने देखा थोड़ा सा। अब हम कह रहे हैं कि इस समय जो भारत का समाज है, राजनीति है, अगर सारा हम देखें तो बहुत कमजोर हो चुका था। यानी इतना कमजोर हो चुका था कि जो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था भारत, उसने बड़ी अच्छी बात कही इनके बारे में। यानी इनके जो भी परिस्थितियां, जो भी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म और विज्ञान है, उसके बारे में एक लाइन में अच्छा कमेंट किया था। उसने कहा था कि भारतीय कहते हैं कि उनके देश, राष्ट्र, धर्म, राजा और विज्ञान के समान संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ हमारा श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि ये कुपमंडूक हो चुके थे, ये बाह्य दुनिया से अपना संपर्क काट चुके थे और इनको ये नहीं पता चला था कि विश्व में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विश्व किस दिशा में जा रहा है या उनके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो ये लोग ये भी कहता है कि जो ब्राह्मण वर्ग, उच्च वर्ग भी है, वो भी क्या है कि अपने पूर्वजों के ज्ञान को भूल चुका है, यानी वो बिल्कुल अदूरदर्शी हो चुका है और सब कुछ अपना श्रेष्ठ मानता है। तो इसे हम सामंतवाद को भी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि सामंतवाद का भी चरित्र यही है कि सब कुछ अपने में अच्छा मानता है, उसके बाहर उसका कोई संपर्क नहीं होता है। अब देखिए कि इसको पढ़ने के बाद हम कुछ समझ पाए कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसका आप उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे हिंदुस्तानी राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसमें जयपाल है, राजपाल है, महमूद गजनवी है, कोई नहीं। अध्ययन किसे कहा जाता था? शूद्रों की उपजात को, वैश्यों को, क्षत्रियों को, कोई नहीं। फिर किस विश्वविद्यालय के छात्र के पास शराब की बोतल पकड़ी गई थी? नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, कोई नहीं। और समाज कितने बड़ों में विभाजित था? धन्यवाद। अगली क्लास में पुनः मुलाकात